नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय। आज एग्जाम गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम एक जो क्लास करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस पर जो यूनिट 8 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सिद्धांत शक्ति संघर्ष। इस पर एक एमसीक्यू क्लास करने वाले हैं। एमसीक्यू मुख्य रूप से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले होंगे। इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो इसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप सबसे पहले ये जान लो कि इस यूनिट 8 में सिलेबस क्या है। तो यूनिट जो 8 है पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर पे और इस एग्जाम पेपर में तो भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय संगठन कुछ, और उसमें फिर भारत की क्या क्या भूमिका है, मध्यस्थ की भूमिका है, क्या निर्णायक भूमिका है, इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पे सिलेबस में दे रखी हैं। तो हम समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र, एक तो इकोनॉमिक जो डायमेंशन है पॉलिटिक्स का, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, वो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा है। फिर न्यू जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण जो संवाद है, फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग है, विश्व व्यापार संगठन WTO, नव उपनिवेशवाद और निर्भरता सिद्धांत, ये आपसे इसमें क्या है पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन, इसमें सार्क, आसियान, ओपेक, OAS, ठीक है, और G20। तो ये कुछ ऐसे इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशंस भी आपसे पूछ सकते हो। खास तौर पे एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत डिटेल में इन्होंने लिख रखा है कि उद्देश्य पूछेंगे, लक्ष्य, संरचना, कार्य प्रणाली, मूल्यांकन, शांति, विकास, दृष्टिकोण, और उसका चार्टर क्या है, और संयुक्त राष्ट्र में शक्ति संघर्ष और राजनीति, वित्तीय प्रबंधन और शांति स्थापना की व्यवस्था क्या 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 एक जो अभियान है, जो अलग अलग संरचना है, ढांचे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे निर्मित कर रखे हैं, और इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसमें भारत की क्या भूमिका है, इंडिया कहाँ पे यहाँ मतलब अपना रोल निभा रहा है, भारत के पड़ोसी देश से भारत का क्या संबंध है, युद्ध की स्थिति में भारत अभी देख चुका है, फ्यूचर में संभावित हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या विचारधारा को भारत मानता है, जिससे युद्ध रोकने और उसकी जो संभावना है उस पर को टाला जा सके या फिर उस पर कार्रवाई की जा सके। फिर भारत की मध्यस्थ की भूमिका और भारतीय विदेश नीति की विलक्षण विशेषता और राजनय, डिप्लोमेट्स, ठीक है। तो ये क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का यूनिट 8 का सिलेबस है, जो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फटाफट इसको भी समझ लेते हैं क्या लिखा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ डायलॉग और साउथ साउथ कोऑपरेशन, WTO, न्यू कॉलोनियलिज्म एंड डिपेंडेंसी। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ही चुके हो। फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में लिखा हुआ है। फिर इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियाज रिलेशन विद नेबर्स, ठीक है, और फिर सिक्योरिटी कंसर्न, पैक्ट्स, और फिर भारत की मीडिएटरी जो रोल है वो क्या है, और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजनय, कूटनीतिक जो एक संबंध है अलग अलग देशों के साथ, वो किस स्तर पे है, किस स्तर पे भारत मेंटेन करके रख रहा है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आप अच्छे से अगर कवर कर लेते हो तो आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हम एमसीक्यू फटाफट कर लेते हैं, करने वाले हैं, करने आगे जो होने वाले हैं, वो ज्यादातर इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपका जो है हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन उठाए गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो किस विषय पर है, क्या है क्वेश्चन, राजनीतिक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो मुख्य विषय है, मुख्य प्राइमरी फोकस है, वो किस पर है, बाजार नियमन पर, मार्केट रेगुलेशन पर, संसाधनों का उत्पादन वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, युद्ध शांति यानी वॉर एंड पीस, या ह्यूमन राइट्स पे, किस पे फोकस है राजनीतिक अर्थशास्त्र का, आप खुद ही सोचो इस पे क्या हो सकता है आंसर। सीधी सी बात है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है, राजनीतिक और अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी का मुख्य जो विषय है वो इस पे डिस्कस करेगा, इस पे वो स्टडी करेगा, संसाधनों का उत्पादन कैसे होगा, उनका वितरण कैसे होगा, तो इन सब चीजों पे उसका क्या रहता है, बल रहता है, ठीक है, संसाधनों का उत्पादन और वितरण। देखो यहाँ पे एक व्याख्या दे रखी है, राजनीतिक अर्थशास्त्र सत्ता के माध्यम से आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण और वितरण को समझता है। देखो क्या है, दुनिया भर की ज्यादातर जो सरकारें हैं जिनका हेजेमनी बना हुआ है, जिनका हेजेमनी नहीं भी बना हुआ है,
कोशिश ये करते हैं कि पॉलिटिकल डायमेंशन में वो अपने पॉलिटिकल पावर्स अथॉरिटी का यूज करके कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस हैं उनको वो क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो गया, जो आर्थिक संसाधन है उन पे अगर कंट्रोल हो गया, तो आपका जो है दुनिया में एक पॉलिटिकल जो एक स्टेटस है वो बढ़ सकता है। जैसे अब मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में मतलब 50 से 60 साल 70 साल की बात कर रहा हूँ। तो एंशियंट पीरियड से लेकर के मेडिवल पीरियड तक आप देखोगे तो यूरोपियन पावर्स का एक रहा है। यूरोपियन देखें, वो खासतौर पे यूनान का देखें। मेडिवल पीरियड के बाद थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड में यूरोप का रहा है, और फिर मॉडर्न पीरियड में भी जो अभी 20वीं सदी रही है, मतलब 1900 से लेकर के 2000 तक का, वो यूएस का हेजेमनी रहा है। लेकिन बीच में अभी थोड़ा सा आप देखोगे, बीच में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना होने के बावजूद उनके पास कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, फिर भी उन्होंने अपना एक स्टेटस बना रखा है। मतलब उनका पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ खास ऐसा है नहीं है, या तो डेमोक्रेसी है, ना उतना फुल फ्लैज में उनके पास लिबरलिज्म है। फिर भी उन्होंने दुनिया की पॉलिटिक्स में अपना एक रोल निभा रखा है। वो है मिडिल ईस्टी कंट्रीज या फिर अरेबियन कंट्रीज, गल्फ गल्फ कंट्रीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गल्फ कंट्रीज है। यानी कि गल्फ कंट्रीज ने सिर्फ एक इकोनॉमिक उनके पास रिसोर्स है, वो है ऑयल। उसकी दम पे उन्होंने पूरे के पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अपना एक इन्फ्लुएंस जमा रखा है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस मामले में। उनका उत्पादन, उनका वितरण और उनका जो कंट्रोल है वो किस किस देश के पास है, फिर उस हिसाब से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो किस सिद्धांत के सबसे निकटता से जुड़ी हुई है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच थ्योरी? तो यथार्थवाद, रियलिज्म, उदारवाद, लिबरलिज्म, नव मार्क्सवाद, न्यू मार्क्सिज्म, या फिर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थागतवाद। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अब देखिए और बताइए फिर क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर हो जाएगा नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद इसका आंसर हो जाएगा। नव मार्क्सवाद होता क्या है, आप ये समझना। नव मार्क्सवाद मतलब होता है मार्क्सवाद प्लस नई जो प्रॉब्लम्स है उनको भी जोड़ करके देखना, और फिर जो एक नई विचारधारा बनती है उसको बोलते हैं नव मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जो सिर्फ इकोनॉमिक मटेरियलिस्टिक जो एक रिसोर्सेस थे, जो आर्थिक संसाधन थे, सिर्फ उनकी बात करता था। लेकिन सिर्फ आर्थिक संसाधन देश के पिछड़ने का, मतलब देश के पीछे होने का एक एक ओनली फैक्टर नहीं है। महिलाओं की जो स्थिति है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ धर्म कैसा है, जाति व्यवस्था कैसी है, ये सब के सब फैक्टर वहाँ पे क्या होते हैं, इन्फ्यूज होते हैं, और क्या करते हैं वहाँ में, वहाँ पर योगदान देते हैं उस देश की व्यवस्था में। ठीक है, तो अब जरूरी है कि मार्क्सवाद से थोड़ा सा एक कदम एडवांस होकर के नव मार्क्सवाद पे जाया जाए। कैसे कि पुराने जमाने में अगर देखें तो अर्ली मॉडर्न पीरियड में कई सारे देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, खासतौर पर फ्रांस और ब्रिटेन ने कई देशों को गुलाम बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, तो वो कैसे करते थे, उपनिवेश बना करके पूंजीवाद फैलाते थे, अपना कैपिटलिज्म फैलाते थे, बाजार बेस्ड इकोनॉमी बनाते थे वहां पे, और वहां से जितना हो सके अब रिसोर्सेस को लूट करके अपने देश में उसकी प्रोसेसिंग करके उन्हीं देशों में बेच देते थे। इससे वो देश निर्भर भी हो जाते थे इन पे, और उनके रिसोर्सेस का भी क्या है, शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ऐसे में मार्क्सवाद ने आकर के बीच में ये बताया कि कैसे ये जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं कैसे लूट रहे हैं गरीब देशों को। तो वो बुर्जुआ और सर्वहारा वाला मुद्दा फिर सामने आता है। बट ये मुद्दा जो है ना, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से था। सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, इसको अनदेखा किया गया था। तो नव मार्क्सवाद क्या करता है इसमें, सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव और भी कई सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भी कई सारे आयामों को जोड़ करके मार्क्सवाद में जब कई सारी समस्याओं को जोड़ करके देखा जाता है तो नव मार्क्सवाद पैदा होता है। जैसे कि इसमें सिर्फ मजदूर और मालिक को नहीं देखा जाता है, इसमें समाज के हर वर्ग को समझा जाता है कि उसकी क्या समस्या है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मजदूर और किसानों की समस्या समझ करके बस क्रांति कर दी, इसमें हर एक वर्ग का शोषण को समझा जाता है, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा, उनकी वहाँ पे मीडिया कैसी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे नस्ल, जाति, लिंग, है ना, सभी मुद्दों को यहाँ पे लाइमलाइट में रख करके उसको फिर क्या करते हैं हम, उस पर वर्क करते हैं, उसमें मार्क्सवाद की फिलोसफी पे के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो उसको बोला जाता है नव मार्क्सवाद। ठीक है, न्यू मार्क्सिज्म कहते हैं उसको।
और इसके जो थिंकर हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है उनकी बुक्स और उनकी फिर एक विशेषता यहाँ पे, ये उनका योगदान क्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल याद करना जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि वो थिंकर कौन से, उनकी बुक्स क्या है यहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण अगर न्यू मार्क्सिस्ट का अगर आप नाम याद रखो तो वो है एंटोनियो ग्राम्सी, जो हमारे सिलेबस में भी दे रखा है जिनका नाम। तो एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एंटोनियो ग्राम्सी, इनकी जो बुक है वो है प्रिजनर नोटबुक। प्रिजनर नोटबुक पे इन्होंने कल्चरल हेजिमनी का एक सिद्धांत दिया था, ये बहुत अच्छे से याद रखो। लुई अल्थ्यूजर एक नव मार्क्सवादी हैं जिन्होंने बुक कौन सी लिखी, फॉर मार्क्स आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। इन्होंने कौन सी विचारधारा को यहाँ पे बढ़ावा दिया है, आइडियोलॉजी को समाज में सत्ता का माध्यम बताया है। समाज में अगर सत्ता का माध्यम है तो वो कौन है, विचारधारा है, ठीक है, आइडियोलॉजी है। ये लुइस अल्थ्यूजर का कॉन्सेप्ट, इन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस ऐसी कुछ इन्होंने बातें बोली हैं, मतलब बुक्स लिखी है जिसमें इन्होंने आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताई है। उसके बाद हर्बर्ट मार्क्यूजे वन डायमेंशनल मैन है उनकी बुक। और उन्होंने क्या बताया कि आधुनिक समाज में उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म एंड जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है उसकी उन्होंने आलोचना की है, ठीक है। फिर थियोडोर एडोर्नो, ये है डायलेक्टिक एनलाइटनमेंट, मैक्स हरखाइमर के साथ इन्होंने लिखी थी ये। और डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। थियोडोर एडोर्नो की पुस्तक का नाम है डायलेक्टिक एनलाइटनमेंट, जो कि इन्होंने किसके साथ लिखी है, मैक्स हरखाइमर के साथ लिखी है। हर्बर्ट मार्क्यूजे की वन डायमेंशनल मैन है। लुई अल्थ्यूजर की क्या है, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। और सबसे महत्वपूर्ण एंटोनियो ग्राम्सी, जिनकी बुक का नाम क्या है, प्रिजनर नोटबुक, जिन्होंने एक हैजिमनी का एक सिद्धांत भी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ हैजिमनी। फिर उसके बाद है मैक्स हरखाइमर को आप नव मार्क्सवादी के रूप में याद रखना। ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी इन्होंने दी थी, आलोचनात्मक सिद्धांत दिया था इन्होंने। उसके बाद है फ्रेडरिक जेमसन, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, इस तरीके की एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म को पूंजीवाद से जोड़ दिया कि किस तरीके से जो आधुनिकता का बोल बोल करके ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज क्या कर रही हैं, लिबरलिज्म का बढ़ावा दे करके, उदारवाद लोकतंत्र की बात बोल बोल करके आधुनिकता का एक चोला ओढ़ करके बोल रहे हैं कि हम आपको आधुनिक कर देंगे, वो कैपिटलिस्ट बना रहे हैं दुनिया को, ठीक है। तो फ्रेडरिक जेमसन ने ये बात रखी थी। जॉर्ज ल्यूकास की बात करें हम तो इन्होंने जो लिखी है बुक वो है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना और जो ये है पुनर्फुलीकरण यानी कि डीइफिकेशन, इसकी चर्चा इन्होंने की है। क्लास कॉन्शियसनेस तो आपको पता है मार्क्स भी बात करता था, क्लास कॉन्शियसनेस यानी हर वर्ग को चेतना क्या है, हर वर्ग की चेतना जागृत होनी चाहिए। वर्ग अगर अपनी स्थिति के बारे में अगर चेतन नहीं हुआ, नहीं जागृत हुआ, तो वो क्या है, शोषित होता रहेगा। तो ये क्या है, कुछ थिंकर्स थे जो आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। खासतौर पे आप इनकी बुक्स तो याद रखो, एंटोनियो ग्राम्सी प्रिजनर नोटबुक, लुइस अल्थूसर आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, हर्बर्ट मार्क्यूजे यानी वन डायमेंशनल मैन, थियोडोर एडोर्नो यानी डायलेक्टिकल एनलाइटनमेंट, मैक्स हरखाइमर जो है ये है ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, फ्रेडरिक जेमसन यानी पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट के दोनों। जॉर्ज ल्यूकास की हो सकती है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं और ये हो जाते हैं, ठीक है। थियोडोर एडोर्नो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल मैन का ये इन्होंने फॉल्स कॉन्शियसनेस और कंज्यूमरिज्म की बात की थी, जो ये इनका योगदान भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो है मर्केंटलिज्म, ठीक है। मर्केंटलिज्म मतलब क्या होता है, इसका ये बल किस पे देता है, ये फोकस किस चीज पे करता है। स्वतंत्र, व्हाट डज द मर्केंटलिज्म एम्फसाइजेस, स्वतंत्र व्यवहार, फ्री ट्रेड या अधिक से अधिक निर्यात यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, श्रमिक अधिकार इन लेबर राइट्स और ग्लोबल गवर्नेंस, किस पे बल देता है ये। तो देखो मर्केंटिलिज्म किस पे बल देता है, ये देता है अधिक से अधिक निर्यात पे। मर्केंटिलिज्म वर्ड से ही हो गया मर्केंटाइल यानी कि व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में एक व्यापारी क्या सोचता है कि मेरा सामान बिके, मुझे चीजें खरीदना ना पड़े और महंगे से महंगे दामों पे बिक जाए, जिससे मेरे पास बहुत सारी पूंजी आ जाए। ये होता है मर्केंटिलिज्म यानी वाणिज्यवाद, तो यही होता है जो अधिक से अधिक निर्यात करने पे बल देता है। उपनिवेशवाद में ये विचारधारा सबसे ज्यादा हावी रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी विचारधारा है, कौन सी ऐसा टूल है जिसपे सबसे ज्यादा मर्केंटिलिज्म देखा जाता है, तो वो उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद जब हावी था दुनिया में 18वीं 19वीं सदी में, तो उपनिवेशवाद में उपनिवेश जो अलग अलग होते थे वहां से सस्ते दामों पर माल खरीद करके ये जो विकसित देश थे, ब्रिटिश
ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन वगैरह। स्पेन ने अमेरिकाज को क्या है वहाँ के संसाधनों को उठाया, फ्रांस ने वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया से उठाया सामान, ब्रिटेन ने अफ्रीका और ये इधर से क्या कहते हैं इंडिया, एशिया वगैरह से बहुत सस्ते दामों पर सामान माल लेकर के, गुड्स को लेकर के उससे क्या किया, प्रोसेस किया, उससे माल बनाया और उसको किन देशों में बेचा, इन्हीं देशों में बेच दिया महंगे दामों पर। तो अधिक से अधिक निर्यात किया और बहुत सारी पूंजी कमाई, ये होता है मर्केंटलिज्म। तो इसमें फोकस किया जाता है ज्यादा निर्यात पर, एक्सपोर्ट मैक्सिमम करो, इम्पोर्ट बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, तो ताकि देश के पास ज्यादा सोना और चांदी वेल्थ इकट्ठी हो पाए। सोना चांदी ये जमा करने का सिद्धांत है, ये सोना चांदी जिसमें जमा कर पाए आप, ठीक है। तो मर्केंटलिज्म हावी था 18वीं 19वीं सदी के आसपास, जब ये उपनिवेशवाद था। अब इससे जुड़े हुए थिंकर्स कौन से, मर्केंटलिज्म से जुड़े हुए थिंकर्स अलग अलग आप याद रख लो, उनकी रचना और उनके योगदान। अगर याद पूछा जाए थॉमस मुन, तो मर्केंटलिज्म या उपनिवेशवाद से जुड़े हुए अलग जो सिद्धांत हैं, तो उसकी वो जो वास्तविकता बताइए कि ये निर्यात पे बल देता है और आयात को कम करता है। तो किस तरीके से ये क्या है देशों को क्या है शोषित कंडीशन में डाल रहा है, ये किसने बताया, कुछ थिंकर्स हैं, थॉमस मुन, इन्होंने इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, व्यापार उद्देश्य ट्रेड सरप्लस का इन्होंने महत्व बताया कि किस तरीके से ट्रेड सरप्लस में ये देश और किस तरीके से ये विकसित हो रहे हैं, अपनी वेल्थ बढ़ाते जा रहे हैं। ये देश इसलिए तो अमीर हो गए हैं, इतनी ज्यादा इनके पास वेल्थ क्रिएट हो गई है। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इनकी बुक है, इन्होंने फ्रांस में सरकारी नियंत्रण स्टेट रेगुलेशन का उदाहरण दिया था। और जेरार्ड डी मालिंस, ठीक है, जेरार्ड डी मैलिंस, इन्होंने ट्रीटीज ऑफ द कैंकर ऑफ इंग्लैंड कॉमनवेल्थ ये, और विलियम पैटी जो पॉलिटिकल एरिथमेटिक इनकी बुक है, आर्थिक गणना का उपयोग करके इन्होंने समझाया कि किस तरीके से मर्केंटलिज्म क्या कर रहा है, छोटे छोटे गरीब देशों को, विकासशील देशों को शोषण कर रहा है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनकी रिसोर्सेज का। और ये जो थिंकर्स है, ये थिंकर्स अलग अलग अप्रोचेस लेकर के, कोई मैथमेटिकल, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिकल, कोई सोशल अप्रोचेस के माध्यम से बता रहा है कि कैसे क्या ये निर्यात पे बल दे रहे हैं ये अलग अलग देश। अगला क्वेश्चन है, वो है न्यू, जिसको हम फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, नेशनल वो सॉरी न्यू इकोन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर प्रस्तावित किया गया था किस मंच पर, न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज प्रपोज्ड एट विच प्लेटफॉर्म। तो आपसे प्लेटफॉर्म पूछा है कि कहाँ पर ये संगठन या फिर ये जो व्यवस्था है ना, ये ऑर्डर, इसको हम हिंदी में व्यवस्था कहेंगे, कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है या उपागम जो है, ये कहाँ किस मंच पर इसको लागू किया गया था, तो शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको क्या किया गया था, लागू किया था खास तौर पर 1974 में, यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एनआईईओ प्रस्तावित किया गया था, पारित किया गया था इसका प्रस्ताव। अब आता है अगला क्वेश्चन, एनआईईओ का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया था, व्हाट इज वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआईईओ। क्या ये विकसित देशों के अधिकारों का विस्तार करना चाहता है, वैश्विक आर्थिक समानता यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वेलिटी लाना चाहता है, शीत युद्ध को समाधान करना चाहता है, रिजोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर, या व्यापार प्रतिबंध लगाना चाहता है, इम्पोजिंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, क्या करना चाहता है ये। देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मींस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मींस दुनिया की विकासशील स्थिति वाले देश है, विकासशील यानी डेवलपिंग डेवलपिंग स्टेटस वाली कंट्रीज है, नेशंस हैं, उनकी आवाज को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना, वो होता है उनकी आर्थिक स्थिति को दुनिया के सामने ले जाना, और उनको फोकस करते हुए दुनिया की पॉलिसीज को क्या है क्रिएट करना, उनका फॉर्मेशन करना। अभी तक हो रहा है कि वो यूरोप सेंट्रिक, अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसीज बन रही हैं दुनिया भर में, उनकी इकोनॉमिक ऑर्डर को देख करके, यूरोप की स्थिति को देख करके, अमेरिका की स्थिति को देख करके क्या बन रही दुनिया में पॉलिसीज बन रही, बट डेवलपिंग कंट्री जो अफ्रीका एशिया में है, उनको आधार मानते हुए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, ये एनआईईओ बनाया गया था। तो किस उद्देश्य से बनाया गया था, आप समझ ही सकते हो, विकसित देशों के अधिकारों में वैश्विक आर्थिक समानता, सीटीओ व्यापार प्रतिबंध लगाना, तो विकसित देशों के अधिकारों का विस्तार या वैश्विक आर्थिक समानता, मुझे लग रहा है कि वैश्विक आर्थिक समानता कि विकासशील देश कैसे विकसित देशों से समानता रख पाए आर्थिक रूप से खास तौर पे, तो ये आंसर इसका हो जाएगा।
विकासशील देशों के लिए एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की मांग ये क्या है करता है, के माध्यम से की गई थी। अब NIEO जो है ना, ये किस आंदोलन से निकटता से संबंध रखता है, निकटतम संबंध रखता है। NIEO इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच मूवमेंट, किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ये? गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कोलोनियलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म या फेमिनिज्म, किससे जुड़ा हुआ है ये? देखो, ये जुड़ा हुआ है गुटनिरपेक्ष से जुड़ा हुआ है। NIEO किससे जुड़ा हुआ है? गुटनिरपेक्ष से जुड़ा हुआ। गुटनिरपेक्ष जो संगठन है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। गुटनिरपेक्ष संगठन जो बना है, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था, वो विकासशील देशों के साथ, देशों के बीच हुआ था। और विकासशील देशों ने ये किया था कि हम शीत युद्ध में ना तो अमेरिका का पक्ष लेंगे ना रशिया सोवियत का पक्ष लेंगे, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में रहेंगे, थर्ड पोल के रूप में रहेंगे, जो क्या करता है, ना किसी का विरोध करता है ना किसी का पक्ष लेता है, सबका सहयोग, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, ठीक है, पीसफुल नॉन वायलेंस की बात करता है। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर अगर देखा जाए तो विकासशील देशों को इकोनॉमिक ग्रोथ पे बल देता है कि ये लोग तो युद्ध लड़ रहे हैं, हम अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वैसे ही हालत खराब है हमारी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हालत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने इकोनॉमिक अपने डेवलपमेंट के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की व्यवस्था को बल दिया था। ठीक है, ये उनका क्या था, एक मुख्य रूप से पक्षधर था ये गुटनिरपेक्ष। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण संवाद का मूल उद्देश्य क्या था? नॉर्थ साउथ जो एक ये है डायलॉग है, नॉर्थ साउथ डायलॉग है, इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सैन्य सहयोग, व्यापार, वित्तीय व्यवस्था में सुधार, गुटनिरपेक्ष देशों के साथ एकीकरण या साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना, एनहेंसिंग मिलिट्री कॉपरेशन, रिफॉर्मिंग ट्रेड एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यूनिफिकेशन ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज या फिर प्रोपेगेशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। क्या हो सकता है इसका मूल उद्देश्य? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, ठीक है, और वित्तीय व्यवस्था में सुधार करना। देखो, अब जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो क्यों, उत्तर देशों को एक आप ऐसे मान के चलना कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, आप इसको ऐसे समझ लेते हैं, जो अर्थ है उसके ज्यादातर जो नॉर्थ पोल के देश है, ये आप समझना 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके जो अमेरिका जैसे हो गया, यूरोप जैसे यहाँ पे हो गया, और जो यहाँ पे जैसे सोवियत हो गया या फिर चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे ज्यादातर जो डेवलप्ड देश है, ये कैसे हैं? डेवलप्ड देश है, विकसित देश है ये। ठीक है, और यहाँ देखो आप लैटिन अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये डेवलपिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेवलपिंग लिख रहा हूँ, DING, ठीक है, मतलब डेवलपिंग, जो विकासशील है। तो इस मामले में क्या है, दोनों के बीच में अलग अलग चीजें चलती हैं। ये लोग थोड़ा सा अलग इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते हैं, ये देश अलग इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते हैं। तो जब इनके बीच में अलग इनके लक्ष्य हैं, इनके दुनिया के डेवलपमेंट के लिए अलग लक्ष्य लेके चलते हैं, जो ये देश अलग लक्ष्य लेके चलते हैं। जब गोल ही अलग अलग होंगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ पाएगी? तो इनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। इसलिए नॉर्थ साउथ एक डायलॉग शुरू हुआ था कि दुनिया में विकासशील देशों को भी एक महत्व मिले, इसलिए एक नॉर्थ साउथ डायलॉग शुरू करते हैं। तो विकासशील देशों के हितों को रक्षा के लिए, उनकी प्रणाली का सुधार के लिए संवाद किया गया था। इसमें जो अमीर देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे, और विकासशील देश जैसे भारत, ब्राजील, नाइजीरिया वगैरह, इनके बीच में बराबरी और सहयोग के लिए बातचीत हुई थी कि कैसे हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है उत्तर दक्षिण संवाद और औपचारिक, और उत्तर दक्षिण संवाद औपचारिक रूप से किस दशक में प्रारंभ हुआ था? व्हेन डिड द नॉर्थ साउथ डायलॉग फॉर्मली बिगिन? 1950s के टाइम पे, 60s, 70s, 80s, कब से शुरू हुआ था ये? फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप एग्जाम में। देखो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जब शुरू हुआ था ना, उसी के साथ ये नॉर्थ साउथ जो डायलॉग है ना, उसकी भी शुरुआत हो जाती है। तो उसी से लिंक्ड है ये चीज, नॉर्थ साउथ डायलॉग की। तो आप समझ ही गए हो कि 1974 में जब वो स्टार्ट हुआ, तो तभी ये माना जाएगा, मतलब उसी के आसपास माना जाएगा लगभग बातचीत होने। तो 70s का दशक यहाँ पे आप याद रखना। 70 के दशक में NIEO प्रस्ताव गुटनिरपेक्ष आंदोलन, देखो 1964 में आपको पता है गुटनिरपेक्ष हुआ, तो 70 का दशक ये तो हो ही जाएगा, तो वहां पे ये भी शुरुआत हो जाती है इसकी। बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रांड्स,
ब्रांड्स जो रिपोर्ट है ये किस मुद्दे से संबंधित है? ब्रांड्स रिपोर्ट वाज एसोसिएटेड विद विच इश्यूज? शांति स्थापना, पीस कीपिंग, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक गैप, उत्तर दक्षिण आर्थिक अंतर, या शीत युद्ध, या फिर आतंकवाद, कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, या फिर टेररिज्म? ब्रांड रिपोर्ट ये जुड़ी हुई है उत्तर दक्षिण आर्थिक संवाद से। उत्तर दक्षिण आर्थिक संवाद जो 1980 में ये ब्रांड रिपोर्ट आई थी, ब्रांड रिपोर्ट। और इस ब्रांड रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया गया था कि कैसे अमीर देश और गरीब देश में खाई बनती जा रही है। अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर देश ऐसी चुनिंदा पॉलिसीज बनाते हैं, उन पे वर्क करते हैं जो उनके फेवर में हो, उनके नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करें। गरीब देश और गरीब ऐसे में होते जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट ने खुलासा कर डाला था एक प्रकार से। ये इंपॉर्टेंट है नॉर्थ साउथ डायलॉग के मामले में। अब इस साउथ साउथ जो कॉपरेशन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग, इसकी औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है कब बना था ये। तो व्हेन वाज द साउथ साउथ कॉपरेशन वाज फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड? कब बना था ये? देखो इसकी जो डेट है वो 1978 है, ठीक है। 1978 में बना था। 1978 में ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में एक ऑफिशियली एक फॉर्मल एक मीटिंग हुई थी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की। उन्होंने क्या किया, अब बोला कि देखो ये नॉर्थ वाले तो हमारे पक्ष में काम नहीं करेंगे, मतलब नॉर्थ मतलब डेवलप्ड देश। तो डेवलप्ड देश हमारे फेवर में काम नहीं करेंगे, और डेवलप्ड देशों में खासतौर पर ये अमेरिका जब हमारे भलाई के लिए काम नहीं करेगा, तो ऐसा करते हैं हम साउथ साउथ वाले ही मिल जाते हैं, वो अपने डेवलपमेंट के लिए खुद ही प्रयास करते हैं। देखो खुद ही आप सोचो कि एक जो विकसित व्यक्ति है, एक विकास मतलब जिसको अपने स्वार्थ, अपने इंटरेस्ट की पड़ी हुई है, वो क्यों दूसरे की भलाई के लिए काम करेगा? और देशों में तो खासतौर पर नेशनल इंटरेस्ट की भावना बहुत होती है। तो अमेरिका जैसे देशों, यूरोप जैसे देशों ने ज्यादा इस चीज को महत्व नहीं दिया। कुछ देश थे जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज और जापान जैसे देश, और जैसे ये जर्मनी जैसे देश, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा दिया था। बट अमेरिका जैसे देशों को कोई मतलब नहीं था कि साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब देश हैं, वो आगे बढ़े, उनका इंटरेस्ट भी पूरा हो। इसीलिए क्या है, गरीब देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने साउथ के जितने साउथ हेमिस्फीयर में जो अर्थ है, उसके सदर्न हेमिस्फीयर में सभी देशों ने मिल करके साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक स्टार्ट किया था। वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, यहाँ पे लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना एक देश है, वहाँ ब्यूनस आयर्स कैपिटल में जाकर के वो एक ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बापा भी कह सकते हैं, इसके तहत उन्होंने दक्षिण दक्षिण सहयोग को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म दिया था। और अब बोला कि अब हम खुद ही मिल करके विकास करते हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो इंडिया है, इसका भी आप याद रखें, इंडिया दो है जो है एक प्रकार से पूरे साउथ हेमिस्फीयर, पृथ्वी की पूरी साउथ हेमिस्फीयर का एक लीडर बनने की कोशिश में है। वो बन भी सकता है और बन भी जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है ना, वो ज़्यादातर डेवलपिंग है, भारत भी डेवलपिंग है, और उनमें सबसे ताकतवर इंडिया ही है। तो इंडिया को वो अपना प्रतिनिधि के रूप में देख रहे, चाहे अफ्रीकन हो चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा काम का हो जाएगा साउथ साउथ कॉपरेशन। अगला क्वेश्चन है, साउथ साउथ जो कॉपरेशन हुआ उसका उद्देश्य क्या है? अभी जैसे मैंने डिस्कशन करवा दिया कि साउथ साउथ का कॉपरेशन मतलब उद्देश्य क्या है, तो सहायता करना, विकासशील देशों के बीच सहयोग करना, सैन्य गठबंधन, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करना। देखो ये सब तो कुछ मतलब ही नहीं है, पुनर्गठन की बात, सैन्य की बात तो यहाँ पे भी नहीं हो रही। उत्तर देशों सहायता, उत्तर देशों सहायता तो उत्तर दक्षिण में हमने कोशिश की थी, बट उन्होंने सहायता नहीं की। उत्तर दक्षिण हमने डायलॉग किया था, जो नॉर्थ साउथ डायलॉग किया था। तो इसका एक ही आंसर बचता है, वो है विकासशील देशों के बीच में खुद एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित है? ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन से संबंधित कौन सा संगठन है जो साउथ साउथ से संबंधित है? देखो WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों संबंधित होगा? शायद ही होगा, क्योंकि इसमें तो सभी देश नॉर्थ के भी आ जाते हैं। IMF ये भी तो अमेरिका का ही है, एक प्रकार से अमेरिका के अकॉर्डिंग चलता है, और नॉर्थ में भी ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और यूरोप और US सेंट्रिक इकोनॉमी में वर्क करता है। नाटो तो अमेरिका का अमेरिका और यूरोपियन देशों का सैन्य संगठन है। ये थोड़ी यहाँ पे सदन जो साउथ साउथ उसमें आएगा। इब्सा, इब्सा मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इब्सा। ये संगठन जो है ना, देखो इंडिया जो है ये एशिया,
आपको पता होना चाहिए पृथ्वी में जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एक अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, ठीक है, और एक एशिया, मतलब ये तीन कॉन्टिनेंट क्या है डोमिनेट में। ऑस्ट्रेलिया भी है बट वो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो एशिया से इंडिया उठा लिया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका उठा लिया, और साउथ अमेरिका से ब्राजील उठा लिया, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में क्या है लीडर है अपने आप में। तो इन देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जो डेवलपिंग कंट्रीज का होना चाहिए और साउथ की कंट्रीज का होना चाहिए। तो वो ये है इप्सा नाम का, जो कि साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में बल देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा समझौता डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स फॉल अंडर द डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कौन सा आता है? नाफ्टा नहीं आता है, नॉर्थ अमेरिकन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आसियान का चार्टर तो वैसे भी नहीं आया, क्योटो तो ये जलवायु का है। तो ट्रिप्स का हो जाएगा इसका आंसर, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये ट्रिप्स समझौता है, ठीक है, ट्रिप्स समझौता ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डब्ल्यूटीओ के तहत एक बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ा एक प्रमुख समझौता है, जो कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है, 1995 में हुआ था। और डब्ल्यूटीओ कब बना था ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो डब्ल्यूटीओ भी 1 जनवरी 1995 को गठित किया था मराकेश समझौते, मराकेश एग्रीमेंट के तहत। तो ये मराकेश कहाँ है? ये मोरक्को में है, ठीक है, मोरक्को में ये बना था, इसके एग्रीमेंट के तहत हुई थी। और इसको पहले फॉर्मली गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स कहा जाता था। पहले ये गैट कहलाता था, अब इसको डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस पर है? विकासशील देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ की सबसे अधिक आलोचना किस आधार पर की जाती है? विकासशील देश किस आधार पर सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं? अत्यधिक उदार व्यापार नीति, एक्सेसिव लिबरल ट्रेड पॉलिसीज, पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी, इग्नोरिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, कृषि सब्सिडी में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज, सैन्य मामलों में इंटरफेरेंस इन मिलिट्री अफेयर्स। तो डब्ल्यूटीओ की सबसे अधिक आलोचना किस आधार पे विकासशील देश करते हैं? विकासशील देशों में आपको खुद पता है कि इंडस्ट्रीज अभी उतनी डेवलप्ड नहीं होती हैं, तो क्या होता है फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, निर्भरता वहाँ पे ज्यादा होती है। और इंडिया में तो थोड़ा सा ऐसा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर भी नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है, थोड़ा सर्विस सेक्टर ही ज्यादा बढ़ गया है। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रो भी कर रहा है, फिर भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा सा, विकासशील देश थोड़ा सा क्या है एग्रीकल्चर पे निर्भर होते हैं कंपेरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के मामले में जो विकासशील देश होते हैं वो ज्यादा कृषि पर निर्भर होते हैं। अब ये डब्ल्यूटीओ क्या है, कृषि संबंधित जो सब्सिडीज हैं, कृषि संबंधित जो अलग अलग योजनाएं हैं, वो विकासशील देशों को करने से रोकता है, सब्सिडी देने से रोकता है, योजनाएं किसानों की मदद करने से रोकता है। तो वहाँ पे विकासशील देश इस मामले में थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि ये हमारे साथ भेदभाव करता है कि सब्सिडी में। डेवलप्ड देश जब देते हैं तो कोई विरोध नहीं करता, हम देते हैं तो विरोध करता है ये। डब्ल्यूटीओ के निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? डब्ल्यूटीओ के जो डिसीजंस होते हैं बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बहुमत की मेजॉरिटी रूल, सर्वसम्मति कंसेंसस, या शक्तिशाली देशों का वर्चस्व, या फिर सुरक्षा परिषद जैसी संरचना? अगर मैं देखो इनफॉर्मली बोलूँ तो शक्तिशाली देशों का वर्चस्व तो रहता है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से आंसर देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बहुमत मेजोरिटी नहीं होती यहाँ पे सर्वसम्मति होती है, ठीक है। सुरक्षा परिषद तो यूएन में है, डब्ल्यूटीओ में थोड़ी है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा नव उपनिवेशवाद शब्द को सबसे पहले किस नेता ने लोकप्रिय बनाया था? नव उपनिवेशवाद यानी न्यू कॉलोनियलिज्म फर्स्ट, हु पॉपुलराइज द टर्म न्यू कॉलोनियलिज्म फर्स्ट, ठीक है, किसने पॉपुलराइज किया था? जवाद जरीफ ने, नेल्सन मंडेला ने, क्वामे क्रूमा ने, या फिदेल कैस्ट्रो ने? ये घाना के हैं, घाना के डिक्टेटर थे ये, फिदेल कास्ट्रो क्यूबा का था, ठीक है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के हैं, और जवाद जरीफ का अभी इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जावेद जरीफ, या फिर नेल्सन मंडेला, या फिर क्वामे नक्रूमा, या फिर फिदेल कास्ट्रो? देखो नव उपनिवेशवाद शब्द को पहले किस नेता ने लोकप्रिय बनाया? लोकप्रिय बनाने का मतलब इसको पॉपुलराइज किया, यानी पॉपुलराइज कैसे करेगा वो? या तो भाषण में बोलेगा या तो बुक लिखेगा।
तो बुक यहाँ पे क्वामे एन क्रूमा ने लिखी थी एक बुक। उसमें उस बुक का नाम ही उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म रखा था। पहली बात तो ये, इसका आंसर तो आप समझ लो कि ये है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी नव उपनिवेशवाद के ऊपर, और इन्होंने इसका विरोध किया था। अब ये नव उपनिवेशवाद होता क्या है? देखो, नव उपनिवेशवाद ये होता है कि उपनिवेशवाद का एक एडवांस्ड फेज है, ये एडवांस चरण है। पहले के जमाने में क्या होता था कि डायरेक्टली किसी देश पे कंट्रोल किया, उसको गुलाम बनाया, उसके संसाधनों को लूटा, अपने देश में ले गए, उस संसाधनों को प्रोसेस किया, उसी देश में बेच दिया, और उससे जो भी पूंजी मिली, जो सोना चांदी मिला, वो अपने देश में भंडार बना करके रख दिया। देखो, किसी भी देश में लोगों से आप सोना चांदी ऐसे खुद जा करके नहीं छीन सकते हो। अगर उनसे उस देश की संपत्ति अगर आपको छीननी है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच, मतलब जो कंपनीज थी, उन्होंने दिमाग लगाया, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ने, कि क्यों ना क्या करते, उसी देश का सामान उठा करके इस देश में प्रोसेस करते, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसी देश में जाकर के बेच देंगे, तो उनसे ही पैसा, उनका ही धन, उनसे ही हमने क्या है खींच लिया, और वहाँ के लोगों को बुरा भी नहीं लगा। वहीं का सामान उठाया, जैसे हमने क्या किया, वहीं से कपास लिया, कपास से यहाँ पे कपड़े बनाए, कपड़े बना करके वहीं यहाँ इंडिया में बेच दिया। इंडिया से कपास लिया, ब्रिटेन में आकर के उसका अलग अलग प्रोसेसिंग करके अलग अलग कपड़े बनाए, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट्स वगैरह, इंडिया में आकर के बेच दिए। तो इंडिया से ही हम सस्ते दामों पर कच्चा माल ले गए, और हमने उसको प्रोसेस करके इंडिया में ही बेच दिया। तो ये एक नॉर्मल उपनिवेशवाद, एक उपनिवेशवादी ये व्यवस्था है। अब नव उपनिवेशवाद क्या है? ये, देखो, उपनिवेशवाद था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक डायमेंशन पे था। लेकिन नव उपनिवेशवाद क्या है? ये कल्चरल, सोशल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हावी हो रहा है। कैसे? इसको समझना, जब उस देश में क्या होता है, इसका आंसर तो हमें पता चल गया। ठीक है, जब क्या होता है, इनकी बुक का नाम भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लो। ये बुक जो है, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, 1965 की ये बुक है, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इन्होंने इस बुक में बताया कि नव उपनिवेशवाद कितना घातक है। अब नव उपनिवेशवाद का ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखो, न्यू कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या करता है, दूसरे देशों को अब मानसिक रूप से, दूसरे देशों को कल्चरल रूप से क्या है, गुलाम बना रहा है। अब आर्थिक रूप से गुलाम नहीं हुआ, अब राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बना रहा, ये संस्कृति के मामले में आपको गुलाम बना देगा। आपको सोशल मीडिया का इतना नशे में डाल देगा कि आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। आप, संस्कृति हो गया, समाज हो गया, मतलब इन फैक्टर्स के आधार पे दूसरे देश को गुलाम बनाया जाता है, सॉफ्ट पावर का यूज करके। ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर देख लो, वेस्टर्न हिप हॉप कल्चर, वेस्टर्न पहनावा, जब प्रभाव इसका बढ़ जाता है, तो समझ लो कि वो देश किसका गुलाम हो चुका है। एक प्रकार से उस सामने वाली कंट्री का, जो कंट्री में ये क्या है ओरिजिन हुआ है, जिन देशों में ये संस्कृति का ओरिजिन हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में ही ज़्यादातर हिप हॉप कल्चर का ओरिजिन हुआ है। तो ये हिपी कल्चर जो है, ये हिपी कल्चर यूएस और यूके जैसे देशों का है, और वो अगर इंडिया जैसे देशों में हावी हो रहा है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, जो युवा है, यूथ है, वो क्या हो रही है, मानसिक रूप से गुलाम हो गई है, उपनिवेश हो गई है उन देशों की। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा क्या होती है, घातक होती है यहाँ पे एक देश की युवावस्था, युवा जो वर्ग है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, नव उपनिवेशवाद मुख्यतः किस माध्यम से लागू होता है? नव उपनिवेशवाद किस माध्यम से लागू होता है? न्यू कोलोनिज्म इज मेनली एक्सरसाइज्ड थ्रू विच मीन्स प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण, डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल, सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव, औपनिवेशिक शासन या जलवायु संध्या। तो आप, अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ कि किसका आंसर क्या हो सकता है। नव उपनिवेशवाद किस माध्यम से आपको मतलब इम्प्लीमेंट करने देखने को मिलेगा? सांस्कृतिक और आर्थिक, खासतौर पे सांस्कृतिक। अब देखो, जब उस देश को कल्चरली और सोशल पर्सपेक्टिव से गुलाम बना लिया, तो अल्टीमेट फिर पॉइंट तो जाता है आर्थिक रूप से, कि किसी देश के युवाओं को अगर हमने उनका माइंडसेट, उनका कल्चर, उनका सोसाइटी एक प्रकार से कैसा बना दिया, वेस्टर्नाइज कर दिया, तो उनसे फिर आसानी से हम कमाई कर पाएंगे, उनसे उनको इकोनॉमिकली लूट पाएंगे, शोषण कर पाएंगे उनका। तो फिर सांस्कृतिक और आर्थिक माध्यम से ये उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद काम करता है। इसमें शक्तिशाली देश विकासशील देशों पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव डालते हैं, बिना सीधे शासन किए। कोई डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है कि कोई बाहरी ताकत आकर के आपको कंट्रोल कर रही है। आप अप्रत्यक्ष रूप से उनके गुलाम हो जाते हो। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है?
निर्भरता सिद्धांत आपको मैं बता चुका हूँ, निर्भरता सिद्धांत भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको मैं पिछली क्लास में भी बता चुका था अच्छे से उसका कोर, पेरीफेरी वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज? आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वैश्विक पूंजीवाद ढांचे पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ ऑन ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर तकनीकी विकास की कमी, यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो क्या हो सकता है इस निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों की मुख्य समस्या? मेन जो इशू है, मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है? वैश्विक पूंजीवादी ढांचे पर निर्भरता। वो इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि वो जकड़ गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में एक आपको एग्जांपल दिया था कि घाना एक देश है, और घाना जैसे देश में कोको बीन्स बहुत होती है। घाना एक देश है जहाँ पे कोको बीन्स होती है। कोको बीन से बनता है चॉकलेट। तो यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे देश यहाँ से कोको बीन्स लेकर के जाते हैं और उसको चॉकलेट का फॉर्मेशन करते हैं। वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल यहाँ घाना के मजदूरों में नहीं है, घाना के लोगों में नहीं है, वो वहाँ के लोगों में है, यूरोपियन देशों में। तो वो लोग इतना बेहतरीन तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, उनके पास रेसिपी है चॉकलेट बनाने की प्रॉपर, मतलब जो होनी चाहिए चॉकलेट बनाने के लिए। आप नॉर्मल कोको बीन्स खाओगे तो कड़वी लगेगी आपको, बट आप उसकी चॉकलेट आप सिस्टमेटिक ढंग से बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी आपको। तो इस तरीके का जो ये स्किल है, टेक्नोलॉजी है, मशीनीकरण है, ये किनके पास है? ये किनके पास है? ये है डेवलप्ड कंट्रीज के पास। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है? ऐसे गरीब देशों को यूज करके, गरीब देशों को यूज करके क्या करती है? उनसे रिसोर्सेस ले लेती है, रिसोर्सेस ले लेती है, और उनको देती क्या है? उनको देती है कुछ भी नहीं। उनका संसाधन, उनके रिसोर्सेस ले करके आपने क्या किया? आपने वो चॉकलेट बना करके, मतलब वो कोको बीन्स आपने लेकर के फिर उसे चॉकलेट फॉर्मेशन करके उन्हीं देशों में, उन्हीं के मार्केट में महंगे दामों पे बेच दिया, तो उनकी संपत्ति आपने लूट ली। और इसमें एक बात और तय है कि वो घाना देश अब वो चॉकलेट, अब वो तो उत्पादन कर रहा है, उनके किसान अब कोको बीन्स का उत्पादन करते ही रहेंगे, वो शिफ्ट भी नहीं हो सकते। तो वो कोको बीन्स बनाते रहेंगे, और ये देश उनको ना तो टेक्नोलॉजी देंगे ना कोई सपोर्ट देंगे। तो वो निर्भर हो जाएंगे कि हमें कोको बीन्स बनाना है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो कोको बीन्स बनाने तक ही सीमित रह पाते हैं, और बाकी ये देश फिर क्या करते हैं? उनका एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से करते रहे, तो निर्भर भी हो जाते हैं, वो कोई अल्टरनेट भी नहीं ढूंढ पाते इस चीज़ का। व्याख्या क्या है? निर्भरता सिद्धांत एक तर्क है कि विकासशील देश और देश वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली, परिधि, पेरीफेरी और जो कोर है, वो कॉन्सेप्ट में बता। जो कोर में क्या होता है? कोर में होते हैं डेवलप्ड देश। ठीक है, आप याद रखो, डेवलप्ड देश होते हैं। और पेरीफेरी में होते हैं गरीब देश। ठीक है, गरीब देश के डेवलपिंग देश होते हैं। और निर्भरता सिद्धांत दिया किसने था? आंद्रे गुंदेर फ्रैंक। यानी डेवलपमेंट जो आंद्रे गुंदेर फ्रैंक जो है, वो एक डिपेंडेंसी थ्योरी देते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी। इसका जो बुक है, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये इनका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ठीक है, इस प्रिंसिपल के माध्यम से इन्होंने ये बताया था कि डिपेंडेंसी थ्योरी किस तरीके से हावी हो जाती है, और वो देश किस तरीके से एक पूंजीवादी, एक जो कॉम्प्लेक्सिटी में उसमें फंस जाता है वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सार्क। ठीक है, सार्क के ऊपर है, इसकी स्थापना का पूछा गया है। इसमें स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्हेन वाज द सार्क एस्टेब्लिश्ड? तो सार्क की स्थापना के बारे में है ये। और आपको पता है सार्क जो कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज हैं, उनका जो मैप है आपको दिख रहा होगा इस पे। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से ये देश आ जाते हैं। कौन से देश आ जाते हैं? अच्छा, सार्क की स्थापना तो आप पता ही होगी, 1985। सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। औपचारिक रूप से ये 1985 बना था, 8 दिसंबर को। और इसका जो निर्माण हुआ था वो ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे देखा गया था। अभी वर्तमान में ये देश इसके मेंबर है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका भी यहाँ पे, और मालदीव्स भी। ठीक है, यानी कितने देश हो जाते हैं? 2, 4, 6 और 8, 8 देश इसके क्या है? सार्क के मेंबर है। ठीक है, तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है, इंडिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। अभी हाल फिलहाल में जैसे ये जो आपको पता है टेररिस्ट अटैक हुआ है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम रीजन में, एक टूरिस्ट प्लेस था, तो वहां पे
इंडिया ने जो कदम उठाया इसके रिटेलिएशन में, सिंधु जो समझौता था, सिंधु जल समझौता, उसको तो सस्पेंड कर ही दिया है। लेकिन एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि सार्क वीजा दिया गया था पाकिस्तान के सिटीजन्स को, खासतौर पर पाकिस्तान के सिटीजन्स को, सभी सिटीजन्स को दिया गया है भारत की तरफ से, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, हाँ, इसको मतलब एक्सेप्शनली पाकिस्तान के लोगों को भी दिया दिया गया था। तो वो वीजा भी रद्द कर दिया गया है। तो ये याद रखना, सार्क एक प्रकार से प्रेफरेंशियल सपोर्ट करता था कुछ देशों को, मतलब उसमें पाकिस्तान भी आता है, बट वो भी समाप्त कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए कितने सदस्य देशों की पुष्टि आवश्यक है? फॉर अमेंडिंग द यूएन चार्टर कंफर्मेशन फ्रॉम हाउ मेनी मेंबर्स इज नेसेसरी? आधे मेंबर, दो तिहाई, सभी, या फिर तीन चौथाई? क्या आंसर हो सकता है इसका? अगर मुझे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना है तो कितने मेंबर होने चाहिए उसमें? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अगर आपको संशोधन करना है तो 2/3 मेंबर होने ही चाहिए। यूएन का चार्टर है, यूएन की एक नियमावली होती है, यूएन चार्टर मतलब उसी के अकॉर्डिंग क्या है, यूएन काम करता है। तो 2/3 सदस्य अगर उस पर सहमत होते हैं, बहुमत देते हैं, तो वो क्या हो सकता है, यहाँ पे यूएन चार्टर चेंज हो सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है। अब यूएन चार्टर की जो ड्राफ्ट किया गया था, उसको अगस्त 1941 में ड्राफ्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था। उसको साइन किया गया था 1945 में, और साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएस में। कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ की राजधानी सैन फ्रांसिस्को यूएस में, वहाँ पे लागू हुआ था 1945 में। यानी कि अल्टीमेटली यूएन चार्टर जो है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, वो कब लागू हुआ था? 1945 में। ये डेट याद रखो। और उसपे पार्टीज कितने देश आज उस पर हस्ताक्षरकर्ता बन चुके हैं? 193। और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक संधि होती है जो सभी देश मानते हैं, और इसमें लैंग्वेजेस आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण चार्टर है, यूएन का ही चार्टर है। यूएन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंटरनेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देता है, विश्व सरकार की भावना को बढ़ावा देता है। ये इस तरीके का उसका क्या था, ड्राफ्ट का फॉर्मेट था। चार्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत ये सैन फ्रांसिस्को 1945 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओएएस किस क्षेत्र के देश का संगठन है? ओएएस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच रीजन? अफ्रीका, एशिया, अमेरिकी महाद्वीप या यूरोप? किस देश का ये क्या है, ग्रुप है? तो ये आपको पता होना चाहिए, यूएस, सॉरी अमेरिका, जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका चाहे साउथ अमेरिका हो, उन सभी देशों का एक संगठन है, वो है ओएएस। का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। आप देख सकते हो, ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, फिर ये छोटे छोटे सेंट्रल अमेरिका के देश, ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, चिली है, इक्वेडोर है, ये उरुग्वे, पराग्वे वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे देश क्या है इसमें मेंबर के रूप में है। क्या इसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन क्या है, आ चुका है एमपीपीएससी के पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आप इससे शायद आ भी सकता है, बट आप इस चीज को, इस संगठन को अच्छे से पढ़ लेना है, इसका फॉर्मेशन कब क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी और जान के, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेना है इसको। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों, पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं, उसके लिए सैनिक किसके आदेश से भेजे जाते हैं? पीस कीपिंग मिशन आपको पता है, देखो क्या होते हैं, अगर नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी देश में जब इंसर्जेंसी हो जाती है, जब लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाता है, वो वहाँ की ना तो सेना काम कर पाती है, ना पुलिस कुछ मेंटेन ही नहीं कर पाती। जैसे सूडान वगैरह आपने देखे होंगे, नाइजर जैसे देश, कॉन्गो जैसे देश, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, सिस्टमेटिक एक फेलियर रहा है उस देश का। ठीक है, वो सिस्टमेटिक रूप से फेल हो गया। जब देश फेल हो जाते हैं तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे में जनता की सुरक्षा के लिए यूएन की जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद बोलते हैं, तो वो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत क्या भेजा जाता है, यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं। यूएन के अंतर्गत एक सेना भेजी जाती है। तो उस सेना को भेजने के लिए आदेश है ना, किसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं? तो महासचिव, महासभा, सुरक्षा परिषद, या फिर मानवाधिकार। मैंने आंसर वैसे दे ही दिया है, तो आप फिर भी इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। अल्टीमेट फैसला इनका होता है। आप यहाँ पे सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा परिषद यहाँ पे जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद क्या करती है, अल्टीमेटली ये डिसाइड करती है कि हमें कितने लोग भेजने चाहिए। जब कोई भी, मैंने समस्या को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि इस देश में समस्या है, मान लो सूडान में समस्या है। ठीक है, तो सूडान में समस्या है, वहां पे
एक सिस्टमेटिक फेलियर हो चुका है, सरकार बर्बाद हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या कि वहां पे सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव लाती है, उसमें 15 मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में। अब आप बोलोगे 15 कहाँ से हो गए? 5 देखो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स में से खासतौर पे आपको पता होना चाहिए यूएस होता है, यूके होता है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। तो ये 5 देशों की सहमति मतलब मैंडेटरी है, ये 5 देश तो होने ही चाहिए। साथ में इन 10 में से अगर 4 देश भी सपोर्ट कर देते हैं, मतलब एक प्रकार से मिनिमम 15 में से मिनिमम 9 देश अगर सहमति कर देते हैं कि इस तरीके से सेना भेजना, यूएन के अंतर्गत पीस कीपिंग फोर्स भेजना सही है, इस प्रस्ताव पे हामी भर देते हैं, तो वो क्या है, पास माना जाएगा वो प्रस्ताव। और जब स्वीकृति मिल जाती है तो फिर महासचिव उसका नेतृत्व तय करते हैं कि कौन उसका लीडर बनेगा उस सेना का, और वो किस देश से कितने सैनिक भेजने जाने हैं, और शांति स्थापना का अभियान कब से शुरू होना है, वो सब महासचिव डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेट फैसला किसने किया? इन 5 मेंबर्स ने, और इनमें से 4 मेंबर्स, ठीक है। 10 में से 4 ही अगर हो गए, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 9 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है? अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में 1962 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द 1962 वार बिटवीन इंडिया एंड द चाइना? इंडिया और चाइना के बीच में वॉर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? कश्मीर विवाद था, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय विवाद, व्यापार प्रतिबंध, या फिर सीमा विवाद समुद्री? तो इंडिया चाइना के बीच में जो 1962 का वॉर हुआ था उसका मेन मुद्दा कश्मीर तो नहीं था, इतना तो है। कश्मीर का मुद्दा तो देखो आपको पता है पाकिस्तान के साथ है, और व्यापार भी नहीं था। समुद्री सीमा क्यों होगा? चाइना और इंडिया की कोई समुद्री सीमा तो है नहीं है वैसे भी, जब चाइना और इंडिया की समुद्री सीमा भी नहीं है, और कश्मीर का विवाद तो पाकिस्तान के साथ है, व्यापार का भी मुद्दा नहीं था उस टाइम पे। तो व्यापार के मामले तो इंडिया चाइना कभी लड़ते ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एक दूसरे पर। अभी अगर मैं बोलूँ तो चाइना और इंडिया एक दूसरे के दोस्त है, तो वो भी सिर्फ ट्रेड की वजह से, वरना वो कब के लड़ गए होते। तो अरुणाचल प्रदेश और क्षेत्र का जो प्रदेश का क्षेत्रीय विवाद है, अरुणाचल प्रदेश टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है, मैकमोहन लाइन, आपको पता होगा यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है, इसको चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया था कि हम इसको नहीं मानते हैं, और 1962 में कम्युनिस्ट जो आर्मी है उसके लीडरशिप में अटैक कर दिया, ठीक है। बाकी ये इंडिया वॉर हार गया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है 1968 में इंडिया ने बदला भी लिया था चाइना से। तो ये इस तरीके का नेफा का विवाद था यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास किया गया था? ऑन विच इंटरनेशनल इशू डिड इंडिया अटेम्प्ट टू प्ले मीडिएटरी रोल? आप देख रहे हो भारत दो बड़ी शक्तियां जब लड़ रही है तो उसे मध्यस्थता करने जा रहा है। तो कौन से युद्ध में? वियतनाम युद्ध में, कोरिया युद्ध में, इजराइल पैलेस्टाइन में, इराक में? देखो वियतनाम और कोरिया युद्ध में तो दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए यूएसए और सोवियत लड़ रहे थे, इसमें भी यूएसए और सोवियत लड़ रहे थे। सोवियत में इसमें भी चाइना भी साथ में था, सोवियत के इसमें भी चाइना भी साथ में था। इसराइल पैलेस्टाइन में आपको पता है इसराइल पैलेस्टाइन का ही युद्ध ही तो। और इराक वॉर भी थोड़ा सा वैसे ही है, मतलब इस पे अगर देखा जाए तो ISIS जो आतंकवादी संगठन है, और यूएन की सेना और यूएस की सेना इसमें इंक्लूड थी। तो ये तो आतंकवादी एक वो है, तो इसमें तो इंडिया वैसे भी नहीं रहेगा। इसराइल पैलेस्टाइन में इंडिया ने कभी कोशिश भी नहीं की है, कोशिश की है बट इंडिया को इतना महत्व नहीं मिला है। कोरियन वॉर में और वियतनाम वॉर में हो सकता है, वियतनाम वॉर इसका आंसर नहीं है। कोरियन वॉर में इसमें तो यूएस हार ही गया था, यूएस हार के चला गया था। और कोरियन वॉर में भी आपको पता है इसमें मध्यस्थता कर दी थी भारत ने, तो इसलिए मध्यस्थता हो गई थी यहाँ पे। कुछ हिस्सा कोरिया का, नॉर्थ कोरिया वाला हिस्सा सोवियत के अंडर में चला गया, और साउथ कोरिया वाला हिस्सा यूएस के अंडर में चला गया, मतलब दोनों को इंडिपेंडेंस मिल गई, सॉवरेनिटी दोनों देशों को मिल जाती है। बट कोरियन जो पेनिनसुला था वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। नॉर्थ कोरिया इन्फ्लुएंस था कम्युनिज्म की तरफ, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया ये कम्युनिज्म की तरफ इन्फ्लुएंस था, चाइना रशिया। और जो साउथ कोरिया है ये यूएस यूके जैसे देशों से इन्फ्लुएंस था, यानी कैपिटलिज्म से प्रभावित था। और इसे मीडिएशन का काम किया इंडिया ने, ये बहुत बड़ी बात थी। नेहरू जी की ये डिप्लोमेसी थी, नेहरू जी की बुद्धिमत्ता है जिस वजह से उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी कि आप ही कर सकते हो डिप्लोमेसी, इस मध्यस्थता कर सकते हो मीडिएटरी। 1950 और 53 में जब ये युद्ध हुआ था तो उसमें भारत ने युद्ध विराम में वार्ताओं में सक्रिय मध्यस्थता निभाई थी, और युद्ध बंदी के मुद्दे पर समाधान भी किया था। और लास्ट क्वेश्चन ये आज की क्लास का हमारा ये है कि भारत के लिए पाकिस्तान के साथ जो विश्वास निर्माण है, ये जो प्रयास है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखो, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के ऐसे देश है जो ना चाहते हुए भी दुश्मन बने हुए हैं। मतलब दोनों, अगर मैं भारत का पक्ष लूँ तो भारत तो नहीं चाहता दुश्मनी करना, पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं है। अंदर से उनकी जनता तो वैसे नहीं चाहती। मैं अगर सत्यवाद बोलूँ तो जनता, ना तो पाकिस्तान की जनता चाहती है कि भारत एक दुश्मन के रूप में उनका रहे, और ना भारत की जनता चाहती है। वो तो पता है आपको कि वहाँ के कुछ ऐसे बुरे लीडर्स हैं, वहाँ की आर्मी, वहाँ की आईएसआई जो जासूसी संगठन है, और खास तौर पे वर्तमान की जो वहाँ की सरकार है, वो कुछ ऐसे पेंच फंसाते हैं जिससे वहाँ की जनता, वहाँ की मीडिया, वहाँ ऐसे कुछ पेंच फंसाती है कि जिससे वहाँ की जनता भारत के खिलाफ हो जाती है। तो भारत कोशिश करता है कि विश्वास निर्माण हो। भारत की जनता भी कोशिश करती है, और पाकिस्तान की जनता भी कोशिश करती है, बट बीच में आपको पता है ये सब बिगाड़ देते हैं सैनिक और आतंकवादी संगठन। तो उसमें प्रयासों का मुख्य उद्देश्य आपको पता है क्या रहा है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा है कि आर्थिक सहयोग करना रहा है क्या, या सीमा संघर्ष समाप्त करना रहा है, या आतंकवाद से निपटना रहा है, या कूटनीतिक संबंध सुधारना रहा है। देखो, हमने जब भी पाकिस्तान के लिए विश्वास की बात करी है तो ऐसा नहीं कि हम ट्रेड करना चाहते, तो ये तो हो नहीं सकता। सीमा संघर्ष का हो सकता है, आतंकवाद भी हो सकता है, कूटनीतिक संबंध भी हो सकता है। कूटनीतिक संबंध उतना तो नहीं है, लेकिन आतंकवाद को निपटने के लिए शायद हो सकता है पाकिस्तान से हम विश्वास निर्माण का वो कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो शायद ये सीमा समाप्त, संघर्ष का समाप्त करना भी हो सकता है, आतंकवाद से निपटना भी हो सकता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर आपको क्या हो सकता है? आपका सीमा संघर्ष समाप्त करना। ठीक है, सीमा संघर्ष समाप्त करना सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम सीमा संघर्ष समाप्त कर देंगे ना, तो हमारा हमारा मतलब, अगर हम सीमा संघर्ष समाप्त करने का एक जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है वो। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ विश्वास निर्माण उपायों सीबीएम्स यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में शुरुआत की थी, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। भारत ने इनिशिएट किया था, दोनों देशों के बीच में संघर्ष की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। तो ये हमारा उद्देश्य था, बट आपको पता है कि पाकिस्तान तो कभी सुधरने वाला नहीं है। उस वो बार बार इन सब कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाते हैं उनको बार बार तोड़ता रहता है। कई सारे समझौते हो रखे हैं, उनको भी तोड़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, स्टेट को स्पॉन्सर टेररिज्म को सब बढ़ावा देता है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो स्टेट को, मतलब खुद ही वो वहाँ की सरकार ही टेररिस्ट को डायरेक्टली स्पॉन्सर करती है। मतलब ये सबसे शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। तो इस तरीके से क्या है, ये सीमा संघर्ष समाप्त करने के लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं, बट पाकिस्तान वहाँ पे सही तरीके से क्या है अपना जो है कार्रवाइयाँ नहीं करता है, तो ये फेल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट 8 के। तो जैसे मुख्य रूप से हमने अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध में भारत की फॉरेन पॉलिसी है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी आपको पता है, अलग अलग जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, और अलग अलग जो एग्रीमेंट्स हैं, अलग अलग जो युद्ध हुए उनमें भारत ने कैसे क्या मध्यस्थता की है, तो उनसे संबंधित ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये टेस्ट सीरीज का एक इंफॉर्मेशन है कि 25 टेस्ट हमारी इसमें दिए जा रहे हैं आपको, तो पॉलिटिकल साइंस की आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।